हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुनैद यूनिक मेडिकल। आज की इस वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉलरा के बारे में बात करेंगे। कॉलरा की पहली वाली वीडियो में हमने उसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात की थी। अगर आपने कॉलरा की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे वीडियो मिलेगी, आप क्लिक करके ज़रूर देखना। कॉलरा बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसमें पानी जैसे दस्त होते हैं। अब ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है या इससे कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये आंतों में जाके क्या काम करता है, इसको आज डीपली में हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। कॉलरा बीमारी का जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेराई, ये गंदी जगहों पर पाया जाता है, यानी मैक्सिमम गंदे खाने या पानी के साथ जब कोई भी व्यक्ति उस गंदे खाने पानी को खाता पीता है तो उसके पेट में चला जाता है। पूर सैनिटेशन और हाइजीन भी इसमें बहुत हेल्प करती है इसको अंदर जाने में। विब्रियो कॉलेराई बैक्टीरिया जिसकी वजह से हैजा बीमारी होती है, ये कौन शेप का होता है? ग्राम नेगेटिव बैसिली होता है, बैसिलस होता है। बैसिलस का मतलब ये रोड शेप में होता है, लंबा होता है, स्पाइरल नहीं होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया एरोबिक और फैकल्टेटिवली एनएरोबिक भी है, यानी इसके अंदर ये दो पावर हैं। ये ऑक्सीजन के अंदर भी जीवित रह सकता है और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। विब्रियो कॉलेराई बैक्टीरिया की लेंथ समथिंग 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है और इसका डायामीटर 0.5 to 0.8 माइक्रोमीटर होता है। इनको नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया पर एंटीजन होते हैं। इसमें दो एंटीजन मेन होते हैं। एच एंटीजन जिसको फ्लैगुलर एंटीजन कहते हैं, ये बैल की तरह होता है, पूंछ टाइप, जो इसको मूव करने में हेल्प करता है। ओ एंटीजन जिसे सोमैटिक एंटीजन भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल पर होता है ऊपर। इसी की वजह से इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को डायग्नोस किया जाता है, यानी आइडेंटिफाई किया जाता है ये कौन सा स्ट्रेन है। स्ट्रेन पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया का टाइप, इसके टाइप भी होते हैं। विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया के समथिंग 200 प्लस सीरो ग्रुप होते हैं, ये सिंगल नहीं होता है, ये बात याद रखना, जिसमें कुछ पैथोजेनिक होते हैं और कुछ नॉन पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन वो स्ट्रेन जिनकी वजह से बीमारी होती है, क्लिनिकल डिसीज प्रोड्यूस होती है, और नॉन पैथोजेनिक वो स्ट्रेन होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम कभी नहीं होती है और कभी कम होती है, यानी ये हार्मलेस होते हैं, ठीक। अब इनमें दो मेन प्रिंसिपल स्ट्रेन है जिनकी वजह से बीमारी या कॉलेरा डिस्कोज होता है, लीड होता है, ठीक है, क्लिनिकल डिसीज बनती है। इसमें एक है 01 करके और दूसरा है 0139 करके। इन दोनों से क्लिनिकल डिसीज प्रोड्यूस होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये दो मेन प्रिंसिपल हैं जिनकी वजह से कॉलेरा बीमारी होती है। बाकी जो बच्चे सीरो ग्रुप हैं उनसे यूजुअली इतनी बीमारी नहीं होती है, वो हार्मलेस होते हैं, ठीक। ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए फोकसली, ठीक है, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है। अभी आपने बैक्टीरिया के बारे में जाना, ये जब खाने के साथ में अंदर चला जाता है सबसे पहले स्टमक में जाता है। एसिड रेसिस्टेंट नहीं होता है, यानी स्टमक खाने की थैली के अंदर तेजाब होता है, उसमें ये बैक्टीरिया मर जाता है। सवाल ये आता है कि ये बैक्टीरिया अगर स्टमक के अंदर मर जाता है तो फिर आगे जाके दस्त कैसे क्रिएट करता है, इसको भी समझेंगे। ये बैक्टीरिया जब कम क्वांटिटी में हेल्दी इंसान के अंदर जाता है जिसके अंदर एसिड भरपूर मात्रा में बनता है तो उसमें ये बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी, अगर कोई पेशेंट कुछ मेडिसिन खा रहा है या उसकी बॉडी वीक है या बच्चा है तो उसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम होता है, यानी फॉर एग्जांपल कोई पीपीआई मेडिसिन खा रहा है, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन खा रहा है, जैसे कि पेंटोपराजोल, ओमेपराजोल, ये दवाइयाँ खा रहा है लॉन्ग टाइम से, तो उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बनना कम हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मात्रा कम होती है। अब गंदे खाने पानी के साथ अगर ये बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में स्टमक के अंदर जाता है तो ये वहाँ से खाने में डाइल्यूट होकर छुप कर, यानी अपने आप को हाइड करके आंतों में चला जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, वहाँ से आंतों में जाने के बाद ये बैक्टीरिया स्टमक के अंदर सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा इसके इन ऑक्यूलम पर डिपेंड करता है, मतलब इसकी क्वांटिटी पर
दोस्तों अब बात करते हैं इसके कॉलोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में। स्टमक से पास होकर जब ये आंतों में आ जाता है, वहाँ आंतों की अंदर वाली लेयर पर चिपक जाता है, ठीक है। चिपकने के बाद वहाँ से अपने अंदर से जहर निकालने लगता है जिसको टॉक्सिन बोलते हैं। वो टॉक्सिन सेल के सरफेस इंटेस्टाइन ल्यूमेन यानी आंतों के अंदर वाली सतह पर जो सतह में सेल होते हैं उसके सरफेस पर चिपक जाता है। GM1 रिसेप्टर नाम होता है। उस रिसेप्टर पर चिपक के एडिनाइलेट साइक्लेस जो एक एंजाइम है उसको हाइपर एक्टिवेट कर देता है, यानी ज़्यादा उत्तेजित कर देता है, ठीक है। और ये एडिनाइलेट साइक्लेस CAMP को बनाता है ATP से कन्वर्ट करके। CAMP एक सेल्यूलर मैसेंजर है, यानी सेल के पास तक सिग्नल लेके जाने वाला, सेल से सिग्नल लेकर जाता है, मैसेंजर का काम करता है। इस टॉक्सिन की वजह से एडिनाइलेट साइक्लेस परमानेंटली ऑन हो जाता है। मान के चलिए एक टंकी है, परमानेंटली ऑन हो गया। नॉर्मल कंडीशन में ये कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, बॉडी की सिचुएशन के हिसाब से। जब CAMP ज़्यादा बनता है इसके हाइपर एक्टिवेट होने की वजह से, तो CAMP बाहर से सिग्नल भेजता है उसके पास तक पानी के लिए। उससे पहले इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर जो भी जैसे क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, उसका एब्जॉर्प्शन इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन की वजह से इनहिबिट हो जाता है, यानी वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। वो आंतों के ल्यूमेन खाली जगह में भरा रहता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब वहाँ CAMP ज़्यादा है तो CAMP एडिनाइलेट साइक्लेस को सिग्नल भेजता है पानी ज़्यादा लेने के लिए। तो वहाँ से जब पानी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आता है, अब एक सवाल ये भी होगा आप सबका कि पानी खुद से कैसे आता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर ऑलरेडी पहले से सोडियम है, नमक। पानी हमेशा नमक का पीछा करता है, तो पानी वहाँ से इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आ जाता है। ऑलरेडी पहले इलेक्ट्रोलाइट हैं, बाहर से फिर पानी भी आ गया, आंतें भर जाती हैं, प्रेशर बनता है बहुत ज़्यादा, तो वो कहीं तो निकलेगा। उस कंडीशन की वजह से प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, जिसे पानी जैसे दस्त बोलते हैं। जब प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया होता है उस कंडीशन में बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ भारी मात्रा में निकल जाते हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, मतलब जितने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उतना ही पानी होता है, दोनों भरपूर मात्रा में बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। जब शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो हाइपोटेंशन कोस होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, टैकीकार्डिया दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखें गड्ढों में चली जाती हैं, सनकनाइज हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है अगर समय पर ट्रीटमेंट ना मिले। इसके ट्रीटमेंट के लिए ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और IV फ्लूइड जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए और डॉक्टर को दिखा के स्टार्ट करना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।